नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का मतलब होता है ओम का फॉर्मेशन होना, और ओम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। ठीक है, ये है ओवरी। और ओवरी की जो वॉल होती है उसमें होती है जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिकाओं को कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिप्लाइड होती हैं और माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं ओगोनिया। और ओगोनिया फूड का स्टोर करके अपने अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ाती है और आकार में बढ़ जाती है। इस बड़े आकार की कोशिकाओं को कहते हैं प्राइमरी oocytes। यानी प्राइमरी oocytes भी डिप्लाइड होती है। इस प्राइमरी oocytes में होता है मियोसिस डिवीजन। आपको पता है कि मियोसिस डिवीजन दो फेज में कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट में ये कोशिका डिवाइड होती है और दो कोशिका बना लेती है। एक कोशिका छोटी होती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी, और दूसरी बड़ी कोशिका को सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं ही हैप्लाइड होती हैं। मियोसिस सेकेंड में सेकेंड पोलर बॉडी डिवाइड होती है जिससे एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एक ओम बनता है। ओम भी हैप्लाइड होता है। तो इस प्रकार से ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिका यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल से विभाजन के द्वारा ओवम के बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं ओवोजेनेसिस। ये जितनी आसानी से बता दिया गया इतना आसान नहीं है ओवोजेनेसिस। ओवोजेनेसिस एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और ये जन्म के पहले शुरू होती है और जन्म से 50 से 55 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए इसे हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है मेचुरेशन फेज। ठीक है, ये तीनों अवस्थाएं कहाँ होती हैं? ओवरी के अंदर होती है। तो जब तक आप ओवरी की आंतरिक संरचना नहीं पढ़ेंगे तब तक ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर आपने आंतरिक संरचना नहीं पढ़ी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाकर आप ओवरी की आंतरिक संरचना पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है अंडाशय, और इस अंडाशय की जो भीतरी सतह है इस पर कुछ कोशिकाएं दिख रही हैं। ये कोशिकाएं हैं प्राइमोर्डियल सेल्स, और सारी प्राइमोर्डियल सेल्स आपस में बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सधी हुई हैं और एक उपकला बना लेती हैं। इसी उपकला को कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम जनन उपकला। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है मल्टीप्लिकेशन फेज। यानी मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणन होना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणन होना, यानी कि मल्टीप्लाई होना, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना। तो मल्टीप्लिकेशन फेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू होता है जब एम्ब्रियो 5 सप्ताह का होता है। यानी 5वें सप्ताह से ओवरी का बनना शुरू हो जाता है। उस समय ओवरी के अंदर जो प्राइमोर्डियल सेल्स होती हैं इनकी संख्या लगभग 500 से 1300 होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे एम्ब्रियो का विकास होता है, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, और जब एम्ब्रियो लगभग 20 सप्ताह का हो जाएगा तब इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, यानी लगभग 6 से 7 मिलियंस हो जाएंगी। यानी कि इनकी संख्या 60 से 70 लाख हो जाएगी। लेकिन ये जो प्राइमोर्डियल सेल 60 से 70 लाख की संख्या में हैं, इन सभी प्राइमोर्डियल सेल से ओम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये प्राइमोर्डियल सेल एक तरफ बनती रहेंगी और इनमें से अधिकांश प्राइमोर्डियल सेल्स डिजेनरेट भी होती रहेंगी। ठीक है, तो ये जो प्राइमोर्डियल सेल है यानी कि जनन उपकला में है। तो ओवरी में जब आप ओवरी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अंडाशय के स्ट्रोमा के कार्टिकल भाग में विकास की विभिन्न अवस्थाओं की फॉलिकल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो सारी फॉलिकल्स इसी के अंदर होती हैं। क्योंकि इसके अंदर बताना संभव नहीं है तो इसलिए हम इन सारी संरचनाओं को बाहर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक प्राइमोर्डियल सेल्स को यहाँ हम ले लेते हैं। यह एक प्राइमोर्डियल सेल है। कौन सी सेल है ये? प्राइमोर्डियल सेल। ठीक है, और इस प्राइमोर्डियल सेल में होगा माइटोटिक डिवीजन। ये सेल कैसी है? डिप्लाइड है। कैसी है? डिप्लाइड। और इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और बहुत सारी संख्या में, बहुत अधिक संख्या में कोशिकाएं बन जाएंगी, और उन कोशिकाओं को क्या कहेंगे? ओगोनिया। यानी कि प्राइमोर्डियल सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन पे डिवीजन, डिवीजन उसके बाद डिवीजन। ये कोशिकाएं डिवाइड होकर के एक दूसरे प्रकार की कोशिका बना लेगी, और इस दूसरे प्रकार की कोशिका को कहते हैं ओगोनिया।
ठीक है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो इसलिए ओगोनिया भी डिप्लॉइड ही होगी। ठीक है, तो अब देखिए प्राइमोर्डियल सेल से ओगोनिया का बनना ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट हुआ, और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रही है, यानी कि अभी भ्रूणीय विकास हो रहा है, बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी फेज आती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू होती है। यहाँ पर जो ओगोनिया बने हुए हैं, बहुत सारे ओगोनिया हैं, हमने बताया 6 से 7 मिलियन ओगोनिया होते हैं, और इसमें से कुछ ओगोनिया नष्ट भी हो जाते हैं। इनके नष्ट होने की प्रक्रिया को कहते हैं एट्रीसिया। ठीक है, तो ये एट्रीसिया एक प्रोसेस है, एट्रीसिया के द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये ओगोनिया आगे डिवाइड होती है, तो आपको पता है कि कोशिकाएं डिवाइड होने से पहले ग्रोथ करती हैं, आकार में बढ़ती हैं, इनके साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती है, इनके डीएनए की मात्रा, जो कुछ भी है सब डुप्लीकेट हो जाता है। इसमें कुछ फूड स्टोर होता है, क्योंकि आगे चल के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना है, तो इस ओगोनिया के अंदर फूड का स्टोर भी होता है, जिससे ये ओगोनिया आकार में बढ़ जाती है, और इस बढ़े हुए आकार की ओगोनिया को क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। तो ये ओगोनिया है प्राइमरी oocyte। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, सॉरी, ओवरी के अंदर इसके स्ट्रोमा में, और वो स्ट्रोमा में कहाँ पे, कार्टिकल स्ट्रोमा में। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte भी क्या है, डिप्लॉइड सेल्स है। इसी स्ट्रोमा में रहते हुए इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ स्क्वामस कोशिकाओं की लेयर बन जाती है। ठीक है, यानी कि हम देख लेते हैं, ये प्राइमरी oocytes है, और इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ स्क्वामस लेयर बन जाती है, यानी कि सल्की कोशिकाओं की एक परत बन जाती है, एक सल्की उपकला बन जाती है। तो इसी प्राइमरी oocyte का नाम पड़ जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जब सिंगल लेयर स्क्वामस सेल बन जाएंगे, तो इसी को कहेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्टेज में अब क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, अब बच्चे के जन्म होने का टाइम हो चुका है, और जब बच्चे का जन्म होता है उस समय इनकी संख्या और घट जाती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल की, और इनकी संख्या लगभग 2 से 3 लाख रह जाती है। यानी कहाँ ये 6 से 7 मिलियन थे, ये सारे एट्रेसिया का शिकार हो गए, ये सारे नष्ट हो गए, 2 से 3 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ही बचे। और इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है। इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। प्राइमोर्डियल फॉलिकल के प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है, लेकिन ये प्रोफेज में ही रुक जाता है। ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज है, इसमें 5 उप अवस्थाएं होती हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज की डिप्लोटिन अवस्था में ही डिवीजन रुक जाता है, यानी कि जब ये कोशिकाएं ऑलरेडी मियोसिस डिवीजन में हैं, तो अब इनका आगे डिवीजन नहीं हो सकता, होगा तो मियोसिस डिवीजन ही कंप्लीट होगा, ये कोशिकाएं डिवाइड नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्टेज में बच्चे का जन्म हो जाता है। जितनी प्राइमोर्डियल फॉलिकल ओवरी में हैं, ये जब बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के दौरान क्या होता है, इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल में भी चेंजेस आती हैं, लेकिन डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, और लगभग 2 से 3 लाख जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थी, इनमें भी जब ये आकार में बढ़ेंगी, तो बाल्यावस्था के दौरान भी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स डिजनरेट हो जाएंगी, यानी एट्रीसिया का शिकार होंगी, और बहुत सारी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स नष्ट हो जाएंगी। जब ये अपने प्यूबर्टी के एज में पहुंचेगा, यानी कि 12 वर्ष की आयु में पहुंचेगा, तब तक इनकी संख्या घट जाएगी, और ये लगभग 60 से 80 हज़ार हो जाएंगे। लेकिन उस समय ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें परिवर्तन होगा और ये बदल जाएंगे प्राइमरी फॉलिकल में। ठीक है, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में क्या होता है, प्राइमरी oocyte और उसकी चारों तरफ स्क्वामस एपिथेलियम यानी स्क्वामस सेल्स होती हैं। इन सेल्स में चेंजेस आती हैं, ये डिवाइड हो जाती हैं, और डिवाइड होकर क्यूबाइडल सेल्स बना लेती हैं। स्क्वामस सेल से क्या बनाएंगी, क्यूबाइडल सेल्स बनाएंगी, और
इस प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ क्यूबाइडल सेल्स की जो नंबर होगी वो बढ़ जाएगी और उनकी संख्या बढ़ेगी। तो क्यूबाइडल सेल्स इस प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ 6 से 7 परतें बना लेंगी। तो इस प्रकार से प्राइमोर्डियल फॉलिकल बदल जाएगी प्राइमरी फॉलिकल में। इसको कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, प्राइमरी फॉलिकल में है प्राइमरी oocyte, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन क्या हुआ, इसके चारों तरफ जो स्क्वामस सेल थी इसमें डिवीजन हुआ, इनका नंबर बढ़ा और स्क्वामस सेल बन गई क्यूबाइडल सेल और 6 से 7 परतों की कोशिकाएं बना ली। ठीक है, इनकी कोशिकाएं 6 से 7 परतों में व्यवस्थित हो गई। इन कोशिकाओं को कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल जो 6 से 7 परतें बनाई हैं, उन 6 से 7 परतों के आवरण को कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। ठीक, तो इस प्रकार से एक प्राइमरी फॉलिकल में एक प्राइमरी oocyte है जो डिप्लॉइड सेल है और इसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की परतें पाई जा रही हैं और इस परत को कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हो गया और प्राइमरी फॉलिकल हो गया। ये परिवर्तन कब हो रहा है, ये परिवर्तन बाल्यावस्था के दौरान हो रहा है। ठीक है, अब इस प्राइमरी फॉलिकल में क्या परिवर्तन होते हैं, ये है प्राइमरी oocyte जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और इसके चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन की एक परत बन जाती है। इस परत को कहते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। और इसके चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। लेकिन जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है जोना पेलुसिडा के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं उनको कोरोना रेडिएटा कहते हैं और उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होती हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स में आगे डेवलपमेंट होता है तो क्या परिवर्तन होगा, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन की एक परत बन जाएगी। इस ग्लाइकोप्रोटीन की परत को कहेंगे जोना पेलुसिडा। इस जोना पेलुसिडा के चारों तरफ जो ग्रेन्युलोसा सेल होती हैं उस ग्रेन्युलोसा सेल को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के चारों तरफ कई परतों की ग्रेनुलोसा सेल हैं जिन्हें मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, यानी ये जो परतें हैं इसको कहेंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है, और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के चारों ओर एक अन्य परत बन जाएगी जिसको थीकल लेयर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, थीकल लेयर। ठीक है, तो इसमें बाहर की तरफ जो लेयर होगी उसको थीका एक्सटर्ना और भीतर की लेयर को कहेंगे थीका इंटरना। तो इस प्रकार की फॉलिकल्स को कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, फेज, ग्रोथ फेज यहाँ समाप्त हुआ। अब तीसरा फेज है मेचुरेशन फेज और ये मेचुरेशन फेज तब शुरू होगा जब इस सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर जो प्राइमरी oocyte है इसका डिवीजन होगा और इस प्राइमरी oocyte का डिवीजन तभी होगा जब इसको हार्मोन्स इंड्यूस करेंगे। ठीक है, जब बालिका 12 वर्ष की आयु में यानी किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो इसकी हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन स्रावित होता है। GnRH क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन्स इसके पिट्यूटरी ग्लैंड को FSH और LH रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, यानी कि किशोरावस्था में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के प्रभाव से पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH हार्मोन स्रावित करती है। यह FSH और LH हार्मोन्स कहाँ पर इफेक्ट डालते हैं, ओवरी पर, और ओवरी में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, oocytes का। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ चल रही हैं, ओवरी के अंदर। तो यहाँ पर FSH और LH हार्मोन के प्रभाव से ये जो प्राइमरी oocyte थी इसमें डिवीज़न शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हमने बताया था कि डिवीज़न तो स्टार्ट हुआ था लेकिन वो प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन में ही रुक गया था, तो वो डिवीज़न आगे शुरू होगा। यानी ये प्राइमरी oocyte आगे डिवाइड होकर के क्या बना लेगी, सेकेंडरी oocyte,
और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। अब बताइए सेकेंडरी ओसाइट हैप्लाइड होगी या डिप्लाइड? कैसी होगी? ये हैप्लाइड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट है ये रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, शेष संरचनाएं वही रहेंगी, लेकिन सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है, इसके साथ साथ इसके चारों तरफ जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं इनमें भी परिवर्तन होता है। इसके जस्ट बाहर की तरफ जोना पेलुसिडा होगा, इसके बाहर कोरोना रेडिएटा होगा, और फिर ये जो फॉलिकल्स हैं इनका आकार बढ़ जाता है और इस फॉलिकल्स में बन जाती है एक बड़ी सी कैविटी। ठीक है, तो हार्मोन्स के प्रभाव से एक सेकेंडरी ओसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी और एक बड़ी सी फॉलिकल बन जाती है। इस फॉलिकल को कहते हैं मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल में बदल जाती है। देखिए ग्रेफियन फॉलिकल में क्या है, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है एंट्रम। ग्रेफियन फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के बीच में एक फॉलिकल और बनती थी जिसे टर्सरी फॉलिकल कहते थे। टर्सरी फॉलिकल में क्या है, कैविटी का बनना शुरू हो जाता है लेकिन कैविटी पूरी तरीके से नहीं बन पाती है। तो इस प्रकार ग्रेफियन फॉलिकल्स यानी मेच्योर फॉलिकल में कौन कौन सी संरचनाएं हैं, इसके सेंटर में है सेकेंडरी ओसाइट जो कि हैप्लाइड सेल है। दूसरी है इसके जस्ट ऊपर एक छोटी सी कोशिका फर्स्ट पोलर बॉडी, ये भी हैप्लाइड सेल है। ये फर्स्ट पोलर बॉडी आगे चल के डीजनरेट हो जाती है। इन दोनों कोशिकाओं के चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा के चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल से बनी हुई एक दूसरी लेयर है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, और इसके चारों तरफ एक कैविटी है, ये कैविटी कहलाती है एंट्रम, और इस एंट्रम को घेरे हुए है ग्रेन्युलोसा सेल की एक परत जिसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा पर एक दोहरी परत पाई जाती है, इसको बाहरी परत है, जिसकी बाहरी परत है थीका एक्सटर्ना और भीतरी परत है थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो इस फॉलिकल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये जो ओसाइट्स है ये कुमुलस ओफोरस के द्वारा ग्रेन्युलोसा सेल से जुड़ा हुआ होता है। ये फॉलिकल कहलाती है मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल। अगर इन सारी संरचनाओं को हम अंडाशय में देखते हैं, सबसे पहले इनकी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये संरचनाएं ओवरी में हैं कहाँ पर, प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो जर्मिनल एपिथेलियम है तो नंबर 1 हो गया, और इनका डेवलपमेंट हो रहा है ओवरी के स्ट्रोमा में, कॉर्टिकल स्ट्रोमा में। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि 7वें स्टेज में जब ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती है सेकेंडरी ओसाइट। अब देखिए सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकेंड शुरू होगा। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस सेकेंड शुरू होगा, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड होगी और ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगी। लेकिन यहाँ जब मियोसिस सेकेंड शुरू होता है तो ये मेटाफेज में जाके ही रुक जाता है, यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट ही रहती है, इसमें डिवीजन नहीं होता है, मेटाफेज अवस्था में ही डिवीजन होता है। और इस अवस्था में इसको ग्रेफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। यह मैच्योर फॉलिकल फट जाती है और अंडाशय की वाल को तोड़ते हुए बाहर निकल आती है। ठीक है, तो बाहर क्या निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट निकलती है। इसके चारों तरफ जो पहली लेयर है जोना पेलुसिडा और उसकी चारों तरफ कोरोना रेडिएटा, यानी ये एक सेकेंडरी ओसाइट है जो अंडाशय की दीवार को तोड़ के बाहर निकलती है। तो अंडाशय की दीवार को तोड़ के ओवम के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। तो जो ओव्यूलेटरी एग है उसमें जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा होता है। ये सेकेंडरी ओसाइट फैलोपियन ट्यूब में एंट्री कर जाती है, और जब ये स्पर्म के कांटेक्ट में आती है तब इसमें ये जो रुका हुआ डिवीजन है मियोसिस सेकेंड ये स्टार्ट होता है। फिर सेकेंडरी ओसाइट ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाती है। अगर
स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आती है यानी निषेचन नहीं होता है तो सेकेंडरी oocyte ही रह जाएगी, ओवम नहीं बनेगा और डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम की प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ओवम बनने की प्रक्रिया ही ओवोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, और हार्मोन्स के प्रभाव से प्रत्येक ओवरी में 20 फॉलिकल का फॉर्मेशन शुरू होता है, लेकिन सिर्फ एक ही फॉलिकल डेवलप हो पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स थी उनमें से सिर्फ 4 से 500 फॉलिकल्स ही ओवम का फॉर्मेशन करती हैं, शेष डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो जो भी फीमेल है इसमें 12 वर्ष की आयु से ओवम का फॉर्मेशन शुरू होता है और लगभग 50 से 55 वर्ष की आयु तक ओवम का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो महिलाएं हैं वो 50 से 55 वर्ष की आयु तक अंडाणु बना सकती हैं यानी जनन कर सकती हैं। उसके बाद जितने भी जो फॉलिकल्स थी ये नष्ट हो जाती हैं यानी उसमें अब ओवम बनना बंद हो जाता है और वो जनन करने के योग्य नहीं रह जाती है। तो ये हुआ ओवोजेनेसिस। हमें उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।